हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी स्टडीज। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज से हम अपनी एचपी एंटी एलाइड के लिए जो रेगुलर सीरीज है, ठीक है, जिसमें अब हमने पीवाईक्यू क्वेश्चन सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब हम डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया करेंगे और उनसे जो आसपास जो रिलेटेड एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एक जो अगर टॉपिक पढ़ते हो तो आपको उसमें क्लैरिटी आ जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और इससे कौन कौन से क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। माय नेम इज नितिन वशिष्ठ। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। सेशन को स्टार्ट करने से पहले ऐसे बच्चे जो अभी भी चाहते हैं कि तैयारी अभी उन्होंने स्टार्ट नहीं करी है या ऐसा लग रहा है कि हमसे तैयारी होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो आप हमारे अलग अलग कोर्सेज को परचेज कर सकते हो। देखो वो कोर्सेज आपके बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड बनाए गए हैं, जिसमें आपको देखो जो हमारे कोर्स परचेज करेगा उनको टेस्ट सीरीज अलग से बाय नहीं करनी पड़ेगी, उनको टेस्ट सीरीज भी इनके कोर्सेज के साथ ही मिलेंगी। और अभी तक जितने लेक्चर हो चुके होंगे आपको वो लेक्चर भी पहले प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, और उसके बाद आपको जो रेगुलर लेक्चर है जो जैसे बाकी बच्चों को प्रोवाइड किए जाते हैं वैसे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर कोई बच्चा चाहता है किसी एक दो सब्जेक्ट के जो सेशन है, लेक्चर्स है, इकट्ठे लेना चाहता है, तब भी हम आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आपको देखो 150 प्लस यहाँ पे हमारे पास लेक्चर्स मिलेंगे, 3000 4000 प्लस एमसीक्यूज मिलेंगे, डेली आपके करंट सेशन हुआ करेंगे, और उसमें आपको हर एक सब्जेक्ट के बाद 10 से 15 एमसीक्यूज को ट्राई करने का भी एक यहाँ पे सिस्टम रखा गया है। जो भी बच्चे चाहते हैं कोर्सेज को परचेज करना, वो हमारे निम्बस करियर ऐप को डाउनलोड करके अलग अलग कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। देखिए जैसे कि एचपी कंडक्टर का कोर्स अभी 999 रुपए मिल रहा है, हिमाचल प्रदेश पटवारी का कोर्स अभी भी हाईएस्ट सेलिंग कोर्स बना हुआ है, 60% ऑफ के ऊपर 1200 रुपए में मिल रहा है आपको ये। और एचपी टीजीटी आर्ट्स, ठीक है, जो भी टीचर बनने का सपना रखते हैं तो उनके लिए भी जो कोर्स है 40% ऑफ के ऊपर 3000 में प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। ये जो ऑफर है 40% वाला, ये थोड़ी टाइम के बाद हो सकता है कम हो जाए, 30% 40% से अराउंड 30% तक भी हो सकता है। जो बच्चे चाहते हैं अभी भी तैयारी शुरू करना तो वो कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। उसके बाद जो एचपी जेवीडी का कोर्स है आपको 1500 में प्रोवाइड किया जाएगा, इसके ऊपर भी 50% ऑफ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या पूछा हुआ है कि विच ऑप्शन डोनेट्स और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पे बोला है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बताएगा। तो सबसे पहले अगर हमें अलग अलग रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए। देखो केमिकल रिएक्शन क्या होती है कि जब कभी दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है, या दो रिएक्टेंट्स मिलते हैं, उनके मिलने से हमारे पास कोई नया प्रोडक्ट बनता है और जो उसकी प्रॉपर्टीज रहती हैं वो उनके जो रिएक्टेंट्स होंगे उनसे इंटायरली डिफरेंट होंगी, तो इसको हम क्या बोल देंगे, केमिकल रिएक्शन बोल देंगे। तो यहाँ पे देखो अलग अलग टाइप की केमिकल रिएक्शन आपको देखने को मिलती है। 4 तरह की मेनली रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। उसमें अगर आपको और बाइफरकेट करते हो तो आपके और सब पार्ट मिलना शुरू हो जाते हैं, बट मेनली देखो कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं। एक कौन सी होती है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, एक होती है आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शन, एक होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो कॉम्बिनेशन का रिएक्शन का मतलब क्या है कि जब दो जो हमारे रिएक्टेंट्स होंगे वो कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना देंगे तो उसको क्या बोल देंगे, हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल देंगे। जैसे कि आपको यहां पे ऐसे एरो लगा हुआ था, तो यहां पे जैसे ए प्लस बी आपको मिला के क्या बना रहे हैं, सी बना रहे हैं। तो यहां पे देखो दो रिएक्टेंट्स आपस में मिले और उन्होंने क्या बना दिया, एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल देंगे। उसी तरह से अगर यहां पर देखा जाए, इस ऑप्शन में अगर इस तरह से देखा जाए कि अगर ए कुछ टूट के बी प्लस सी बना देता है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन में अगर मैं बोलूं कि ए स्प्लिट होके बी प्लस सी बना रहा है, तो यहां पे क्या हो रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट है वो टूट के दो, या ये सिंगल रिएक्टेंट है ये टूट के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है। तो यहां पे देखो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, डीकंपोजिशन, ये हो जाएगी आपकी डीकंपोजिशन, ये वाली आपकी हो जाएगी कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि दो रिएक्टेंट इसमें आपस में कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, और यहां पे एक सिंगल रिएक्टेंट टूट के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है, उसको बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। अगली बात आते हैं, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, AC प्लस BD क्या बन रहा है, AD प्लस BC। देखो हुआ क्या है, यहाँ पे C इस पोजीशन पे चला गया और D इस पोजीशन पे आ गया। इसका मतलब है दोनों जो यहाँ पे रिएक्टेंट थे उनके जो बीच में कंबाइनिंग जो सब्सटेंसेस थे उन्होंने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया, ठीक है, या एलिमेंट्स अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। तो यहाँ पे हुआ क्या, A के साथ D आ गया और B के साथ C आ गया। तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है इसको बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट,
क्या बोलते हैं इसको, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल देते हैं। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलने का मतलब यही है कि दो बार डिस्प्लेसमेंट हुई है यहाँ पे, कि इसने अपनी पोजीशन छोड़ी है तो इसने भी अपनी पोजीशन छोड़ी है, तो इसलिए बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन क्या है, देखो AC प्लस बी, तो क्या बन गया AB और C बाहर निकल गया। तो यहाँ पे हुआ क्या, सपोज करो कि दो चेयर पे बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो एक बंदे ने उठा के उसको उसकी जगह से हटा दिया, तो यहाँ पे यही हो रहा है कि B यहाँ पे आया तो C को उसकी पोजीशन से बाहर निकाल दिया, तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल देते हैं। तो चार तरह की रिएक्शन है यहाँ पे, तो यहाँ पे बोला हुआ कि इनमें से कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो कर रहा है, तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर C। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। ये आपको बता रहा है किसके बारे में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बता रहा है। उसी तरह से आपकी रिएक्शन होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट क्या होते हैं कि जब हमने दो सॉल्यूशंस को मिक्स किया तो वो मिक्स होने के बाद जब एक सॉल्यूशन दूसरे सॉल्यूशन में घुलता नहीं है पूरी तरह से, और उससे जो दूसरे सॉल्यूशन के छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें एक सॉल्यूशन में दिखना शुरू हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, प्रेसिपिटेट्स बोलते हैं, और रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल देते हैं। फिर आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, रिडक्शन रिएक्शन होती है, और एक होती है रेडॉक्स रिएक्शन। अब हमें मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर देना है इसका कि रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर देना रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो यहाँ पे अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे एक इसके बारे में पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के रिस्पेक्ट में आपसे पूछा हुआ है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब पहला बोला हुआ है कि ड्यूरिंग इनहेलेशन, ठीक है, जब हम इनहेल करते हैं, ठीक है, एयर को इनहेल करते हैं तो रिब्स मूव्स इनवर्ड एंड डायफ्रागम इज रेज्ड, ठीक है, तुम्हारी रिब्स अंदर की तरफ झुक जाती हैं और डायफ्रागम का साइज बढ़ जाता है। पहली स्टेटमेंट तो ये बोली हुई है। दूसरा बोला है इन द एल्वियोली द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। सेकंड में देखो ध्यान रखना कि एल्वियोली में भी क्या बोला है, जो गैसेस का एक्सचेंज है वो होता है दैट इज ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियोलर एयर डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड, कि जो ऑक्सीजन क्या जाती है जो एल्वियोली से वो ब्लड में डिफ्यूज हो जाती है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड इनटू द एल्वियोलर एयर। तो पहला क्या बोला है कि ऑक्सीजन जाती है एल्वियोलर एयर से ब्लड में, और दूसरा बोला है कार्बन डाइऑक्साइड जाती है ब्लड से एल्वियोलर एयर में। आगे बोला है हीमोग्लोबिन हैज द ग्रेट एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन। फोर्थ में बोला है जो एल्वियोली है वो इंक्रीज करती है सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो हमने चारों स्टेटमेंट पढ़ ली है। अब आपसे पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो क्या फर्स्ट एंड फोर्थ सही है, सेकंड एंड थर्ड सही है, फर्स्ट एंड थर्ड सही है, या सेकंड एंड फोर्थ सही है। तो देखो जो एल्वियोलीज होती हैं, ठीक है, एल्वियोलीज हमारी बॉडी के अंदर क्या, देखो जो बॉडी के अंदर जो हमारा अगर बात की जाए, ठीक है, जैसे फेरिंग्स है, ठीक है, या फिर जो हमारी विंड पाइप है, ठीक है, विंड पाइप एक मेन पार्ट में आके दो पार्ट्स में टूट जाती है, ठीक है, तो जब दो पार्ट में विंड पाइप टूट जाती है हमारे लंग्स में आके, तो उसको क्या बोला जाता है, ब्रोंकियाइज बोला जाता है, ठीक है, या ब्रोंकियोल्स बोल देते हैं। तो जो ब्रोंकियाई है वो भी आगे आगे डिफरेंट पार्ट्स में टूटना शुरू कर देती है। तो जब पहले ही जो उनकी बाइफर्केशन होती है, जब पहली बार टूटती है तो उसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हैं। फिर उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई आती है। अब इन ब्रोंकियाइज के अंदर छोटे होल्स होते हैं, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, एल्वियोलीज बोल देते हैं। और जो एल्वियोलीज होती है वही गैसेस का एक्सचेंज करने में हेल्प करती हैं। तो जो पहली स्टेटमेंट है ये तो बिल्कुल गलत है कि जब हम इनहेल करते हैं तो बोलते हैं रिब्स अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं। तो देखो कभी इनहेल करके तो रिब्स कभी अंदर की तरफ नहीं बाहर की तरफ जाती हैं। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई आपकी। देखो जैसे ही पहली स्टेटमेंट गलत हुई तो आपको कितने ऑप्शन कट गए, एक ये वाला ऑप्शन कट गया और सी वाला ऑप्शन कट गया। अब अगला है कि जो एल्वियोली है वहां पे जो ऑक्सीजन है एल्वियोली से वो कहां पे जाती है, ब्लड में, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से कहां पे जाती है, एल्वियोली में। तो बिल्कुल सही है, यही होता है यहाँ पे एल्वियोलीज में कि जो ऑक्सीजन ब्लड होता है या फिर जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में चली जाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड किसमें आ जाती है, इन एल्वियोलीज में आ जाती है। तो यहाँ पे अगर हमारी सेकंड स्टेटमेंट सही है तो सेकंड वाले दो ऑप्शन है यहाँ पे, एक ये वाला ऑप्शन सेकंड वाला है, ये वाला है। अब हमारी फोर्थ स्टेटमेंट डिसाइड करेगी। अब आगे क्या बोला है, हीमोग्लोबिन हैज ए ग्रेट एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। ये बोलते हैं जो हीमोग्लोबिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज्यादा इजीली घुल जाता है हीमोग्लोबिन में एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी। बट अगर इसके अलावा अगर ऑप्शन आपको दिया होता कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, जो CO होता है कि उसकी ज्यादा एफिनिटी है ब्लड में हीमोग्लोबिन में घुलने की, तो ये आंसर बिल्कुल सही रहता, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाती कि जो हीमोग्लोबिन की है जो एफिनिटी है, ठीक है, कि वो ज्यादा घोलता है किसको, कार्बन मोनोऑक्साइड को एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो स्टेटमेंट सही होती। बट जो उसकी एफिनिटी है कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करने की, वो अपने अंदर
डिसॉल्व करने की वो कम है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो ये तो स्टेटमेंट गलत होगी। अब आगे है कि एल्वियोली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, तो ये बिल्कुल सही है कि एल्वियोलिस क्या करती हैं, ये सरफेस एरिया भी बढ़ाती हैं ताकि जो गैसेस का एक्सचेंज है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ज़्यादा गैस हमारी बॉडी के अंदर आ सके और ज़्यादा ही बाहर निकल सके। तो स्टेटमेंट हमारी सेकंड सही है और यहाँ पे स्टेटमेंट हमारी फोर्थ सही है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। तो सेकंड एंड फोर्थ मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये सर आपका रेस्पिरेशन से रिलेटेड था। और यहाँ पे देखो इस तरह से आपका लंग्स का सिस्टम दिखाया हुआ है। ठीक है, तो जब यहाँ पर लंग्स के अंदर देखो ये आपको दिख रहे होंगे, ये वाला जो पार्ट होता है बाइफरकेट होता है, यहाँ पर बनते हैं ब्रोंकाइज। ठीक है, ब्रोंकाइज के अंदर आपको ये अलग अलग स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे छोटे छोटे। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पर बताता हूं तो ये देखो ये तो आपकी बनी है ब्रोंकाइज। अब यहाँ पे आगे आपको ये बाइफरकेट होते दिख रहे होंगे, तो यहाँ पर ये बनते हैं प्राइमरी ब्रोंकाइज। आगे जब ये फिर से टूटेंगे तो इनको सेकेंडरी बोल दिया जाएगा। अब इसके अंदर ही छोटे छोटे हमारे पास ऐसे होल्स होते हैं। ठीक है, ये वाले होते हैं, स्पेसीज होती हैं, तो इनको क्या बोलते हैं हम, एयर सैक्स बोलते हैं, और यही एल्वियोलिस होती हैं। तो यही काम करती है किसका, गैसेस को एक्सचेंज करने का। तो ये आपने ध्यान में रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, कि हार्ट में कौन सा पार्ट कैसे काम करता है। तो अगर आपको एक बार सर्कुलेटरी सिस्टम का, ठीक है, क्या उसका सारा डायग्राम होता है कि डायग्राम के थ्रू अगर याद हो जाए तो इसमें से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको हमेशा अटेम्प्ट कर पाओगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या बोला हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द हार्ट। तो हार्ट से आपसे स्टेटमेंट पूछी हुई है कि कौन सी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। तो पहले स्टेटमेंट में बोला हुआ है, द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी व्हाइल द राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। ठीक है, तो लंग्स से हमारे पास बोलते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, किसमें आता है, राइट एट्रियम में। तो देखते हैं वाली स्टेटमेंट सही है गलत है। आगे बोला है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स व्हाइल द राइट वेंट्रिकल पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। आगे बोला हुआ है कि जो लेफ्ट एट्रियम है वो क्या ट्रांसफर करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू द राइट वेंट्रिकल व्हाइल द सेंड टू द डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, और उसके बाद वो अलग अलग पार्ट्स में भेज देता है। आगे बोला हुआ है द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी while the left ventricle pumps oxygenated blood to the different parts of the body। तो अब यहां से पूछा हुआ है कि कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखो इसको आंसर करने से पहले अगर आपने ये एक बार अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, कि लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, तो यहां से आपका बिल्कुल सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो अगर यहाँ पे इसको अगर हम स्टडी करें तो सबसे पहले देखो जब लंग्स है, ठीक है, लंग्स से क्या होगा, लंग्स से हार्ट में ब्लड आएगा। तो लंग्स से जब हार्ट में ब्लड आता है तो वो किसके थ्रू आता है, आपका सबसे पहले यहाँ पे एंटर करेगा वो पल्मोनरी वेन के थ्रू। ठीक है, पल्मोनरी वेन के थ्रू जाएगा। पल्मोनरी वेन में जाने के बाद वो कहाँ पहुंचेगा, आपका लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, पल्मोनरी वेन में जाने के थ्रू कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। अब लेफ्ट एट्रियम में यहाँ पे वॉल्व लगे होते हैं। देखो यहाँ पे वॉल्व लगे होते हैं। वॉल्व क्या करते हैं, ठीक है, जैसे ही ब्लड यहां से नीचे की तरफ एंटर करेगा लेफ्ट एट्रियम से कहां पे जाएगा, अब लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जाएगा। तो यहां पे जब ब्लड जाएगा तो ये बैक फ्लो ना हो जाए, ठीक है, ब्लड वापस पीछे की तरफ ना मुड़ जाए, तो यहाँ पे वॉल्व लगे होते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक दरवाजा सा लगा होता है। तो इसको वॉल्व को क्या बोला जाता है, इसको माइट्रल वॉल्व भी बोलते हैं या फिर बाइकस्पिड वॉल्व भी बोलते हैं। ठीक है, बाइकस्पिड वॉल्व हो गया या फिर माइट्रल वॉल्व हो गया। यहाँ पे ब्लड एंटर करेगा तो यहाँ पे अब कहां पहुंच गया, अब लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो सबसे पहले याद रखना है पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड एंटर किया, लंग से कहां पे गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन से कहां पे आया, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू कहां पे पहुंच गया, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद ये ब्लड कहां पे जाएगा, अरोटा में जाएगा। ठीक है, अरोटा जो हमारी महाधमनी होती है, अरोटा से कहां पहुंच जाएगा, अब बॉडीज में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आपको 4 स्टेप मेनली याद करने हैं। सबसे पहले पल्मोनरी वेन याद करना है। ठीक है, उसके बाद आर्टरीज। देखो यहाँ पे वेन और आर्टरी याद करनी है। वैसे तो हमारी आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं, बट जब पल्मोनरी वर्ड आ जाता है तो याद रखना जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है, जबकि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है। ठीक है, हालांकि जो आर्टरी का काम है वो ऑक्सीजन को लेके जाना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना है, बट जो पल्मोनरी आर्टरी है वो उल्टा काम करती है। बस इतना ध्यान रखना आपने। तो देखिए सीक्वेंस क्या बना, पल्मोनरी वेन में ब्लड आया, वहां से कहां पहुंचा, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम के बाद यहाँ के दरवाजा लगा होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, बाइकस्पिड वाल्व बोल देते हैं या फिर माइट्रल वाल्व बोल देते हैं। यहाँ पे दरवाजा ये हेल्प करता है ब्लड को लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने में। दरवाजा यहाँ बंद हो जाता है। यहाँ पे जब ब्लड पहुंच गया यहाँ से कहां मूव करेगा, ये अरोटा में। ठीक है, महाधमनी में। उसके बाद देखो कहां पहुंच जाएगा, हमारी बॉडी में।
देखो बॉडी में पहुंच गया, फिर वहां कैपिलरीज होती है हमारी बॉडी में। कैपिलरीज में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब गैसेस का एक्सचेंज होगा, इसका मतलब क्या है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो तो हमारी सारी बॉडी के पार्ट्स में पहुंच जाएगा, बट जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है अब वो वापस पहुंचना शुरू कर देगा कहां पे, लंग्स में। अब इतना सारा काम हो गया, अरोटा से हमारी बॉडी में कहां पे पहुंच गया, बॉडी में पहुंच गया, बॉडी से कैपिलरीज के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज हो गया, अब वहां कहां पे जाएगा, वेन्स में जाएगा। ठीक है, अब वेन्स में जाने के बाद जाएगा वेना कावा में, वेना कावा के बाद जाएगा वो राइट एट्रियम में। ठीक है, अब वहां एंटर करेगा राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम के बाद भी यहाँ के वॉल्व लगा होता है, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व के साथ अब कहां पहुंच जाएगा वो, राइट वेंट्रिकल में। राइट एट्रियम से जाएगा ट्राइकस्पिड वेल्व में, फिर जाएगा आपका राइट एट्रियम में। ठीक है, अब राइट एट्रियम में जाने के बाद वो जाएगा फिर हमारा जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी से फिर कहां पहुंच जाएगा, हमारे लंग्स में। ठीक है, लंग्स में फिर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, ऑक्सीजन फिर से एंटर कर जाएगी, तो फिर से वो ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो फिर से कहां पहुंच जाएगा, हार्ट में पहुंच जाएगा। और ये सारी प्रोसेस है हमारी लगातार चलती रहेगी। अब यहां पर एक पार्ट है वो सेप्टम दिख रहा होगा। ठीक है, सेप्टम, इस सेप्टम का काम क्या होता है कि जो आपका ऑक्सीजनेटेड पार्ट है, ठीक है, और डीऑक्सीजनेटेड पार्ट है, उसको अलग अलग करके रखना। ऑक्सीजन जो जहां पे ऑक्सीजन वाला ब्लड है और जहां पे ऑक्सीजन नहीं है, इन दोनों को अलग अलग करने में हेल्प करता है आपका ये सेप्टम वाला पार्ट होता है। ठीक है, अब मैंने आपको सारा सीक्वेंस बता दिया है, अब मेरे को आपने इस क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में सारे करेंगे, क्योंकि यहां से मैंने आपको सारा यहां समझा दिया है कि लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, क्योंकि यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे यहां पर क्या बोला है, लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या बोला है कि जो लेफ्ट एट्रियम है वो अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी से ब्लड लेके आता है, स्टेटमेंट गलत है। उस तरह से अगर आपने अगला देखना है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो क्या करता है, पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जबकि जो राइट वेंट्रिकल है वो पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। बस इसी तरह से आपने पिछले डायग्राम से अगर आपको ये सारा सीक्वेंस समझ आ गया तो आप इसका आंसर बिल्कुल इजीली दे पाओगे, क्योंकि मैं चाहता हूं, देखना चाहता हूं कितने बच्चे क्यूरियस हैं, कितने बच्चे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करते हैं। तो पहले स्टेटमेंट तो यहां पे गलत है, इतना मैंने आपको बता दिया, दूसरी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, पहली गलत है, दूसरी कहां पर सही है, या तो इसका ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन सी होगा। बस 50% मैंने आपका क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, 50% मेरे को आपको आंसर देना है। अगर आपको वो डायग्राम समझ आ गया तो आप इजीली उसका आंसर दे पाओगे। ठीक है, बस एक बार डायग्राम का जो सीक्वेंस है अच्छे समझ लेना। पहले जाएगा पल्मोनरी वेन्स में, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, फिर लेफ्ट एट्रियम में, फिर बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा आपका अरोटा में, अरोटा जाएगा बॉडी में, बॉडी से में क्या होगी, कैपिलरीज होंगी, वहां होगा गैसेस का एक्सचेंज, तो जो ऑक्सीजन होगी बॉडी में पहुंच जाएगी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा अब वो फिर से हमारी लंग्स की तरफ जाना शुरू करेगा। तो बॉडी से कहां पे गया, हमारा कैपिलरीज में, फिर वेन्स में गया, फिर वेना कावा में गया, फिर आया काम इसका राइट एट्रियम का। अब यहां पे जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड है, मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये राइट एट्रियम से जाएगा ट्राइकस्पिड वेल्व में, फिर कहां से जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, अब वहां पर पहुंच जाएगा आपका पल्मोनरी आपकी जो आर्टरी रहती है। ठीक है, फिर पल्मोनरी आर्टरी से फिर से लंग्स में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहेगी और आपका जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड होता रहेगा। तो बस आपने ये सीक्वेंस याद रखना है, आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ नेजल कैविटी इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेजल कैविटी मतलब जो हमारी नोज है, कि नोज का मेनली काम क्या है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो पहला क्या है, फिल्ट्रेशन ऑफ द इनहेल्ड एयर। ठीक है, कि जो हम इनहेल करते हैं, ठीक है, जो सांस लेते हैं उसको फिल्टर करके भेजना। अगला क्या है, रिमूवल ऑफ जर्म्स एंड डस्ट, कि जर्म्स और डस्ट जो धूल है उसको रिमूव करने में हेल्प करना। आगे है मॉइस्चरिंग ऑफ द इनहेल्ड एयर। ठीक है, जो इनहेल एयर है उसको थोड़ा सा मॉइस्चर भी प्रोवाइड करना। सो क्या काम रहता है किसका, हमारा नेजल कैविटी का। तो क्या यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड सही है, क्या सेकंड और थर्ड सही है, क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है, या नन ऑफ दिस। देखो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेशन ऑफ द इनहेल्ड एयर बिल्कुल सही है, रिमूवल ऑफ जर्म्स एंड डस्ट ये भी बिल्कुल सही है। डस्ट वगैरह को जो कि हमारे में क्या होते हैं, हेयर्स होती हैं, हेयर की तरह से तो डस्ट वहां से चिपक जाती है। और उसके बाद क्या होता है, मॉइस्चरिंग ऑफ द इनहेल्ड एयर, तो इनहेल्ड एयर को मॉइस्चर करना। तो ये भी तीनों फंक्शन होते हैं इसके। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब इसको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू देखते हैं। देखो यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, तो ये हमारी नेजल कैविटी होती है। ठीक है, नेजल कैविटी से जब यहां से एयर जाती है तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, नेसोफेरिंक्स बोलते हैं। ठीक है, नेसोफेरिंक्स बोलते हैं।
अब ये जो माउथ वाला पार्ट होता है यहां से भी कुछ तो एयर जाती है, इसको क्या बोलते हैं हम, ओरोफेरिंक्स बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब दोनों मिल जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम, हाइपोफेरिंक्स बोलते हैं। हाइपो का मतलब क्या होता है, जो बिलो होता है, फेरिंक्स जो नीचे पार्ट होता है उसको बोलते हैं हाइपोफेरिंक्स। तो तीनों याद रखना, नेजोफेरिंक्स क्या होता है हमारा, ओरोफेरिंक्स क्या होता है और हाइपोफेरिंक्स क्या होता है। अब यहाँ तीनों से हमारे पास क्या है, एयर ही जाएगी। अब देखो इसके बाद क्या होता है, एक हमारा होता है लैरिंग्स। अब देखो लैरिंग्स क्या करता है, यहाँ पे क्या आपने वो देखी होगी, एक फ्लैप लगा होता है, जहां पे देखो जब कभी भी हमारे एयर तो जाएगी। अब एयर ये होती है हमारी ट्रैकिया मतलब विंड पाइप, एयर तो इसके थ्रू जानी चाहिए। अब ये हमारे पीछे कौन सा पार्ट होता है, ये ईसोफेगस होता है, ये फूड पाइप होती है। तो जब कभी हम खाना खाते हैं तो ये वाला पार्ट बंद हो जाता है, इसके ऊपर एक क्या लग जाती है, एक फ्लैप सा लगा होता है, ठीक है। बट जैसे ही कभी कभी हमें क्या आता है, खांसी आती है खाना खाते, इसका मतलब है यहाँ पे कुछ ना कुछ खाना हमारा बॉडी में जा रहा है, तो उसकी वजह से इसको रोकने के लिए हमें खांसी वगैरह आती है। तो ये पार्ट आपने ध्यान रखना है कि लैरिंग्स क्या करता है, ट्रैकिया क्या बोलते हैं, ट्रैकिया को विंड पाइप बोलते हैं, ओसिफेगस को क्या बोलते हैं हम, ईसोफेगस बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोल देते हैं। तो ये चीज आपने सभी ने ध्यान रखनी है नेजल कैविटी के बारे में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है वो असर्शन और रीजनिंग के ऊपर बेस्ड है। देखो असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी पूछे जाने की संभावना है कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो असर्शन में क्या पूछा हुआ आपसे कि हर्बीवोरस हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन एज कंपेयर टू द कार्निवोरस। सबसे पहले तो देखना है कि असर्शन सही है कि गलत है। तो क्या बोला हुआ है कि जो शाकाहारी होते हैं, कार्निवोरस जो हर्बीवोरस होते हैं वो क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं, ठीक है। तो क्या बोला है कि जो कार्निवोरस की तुलना में जो शाकाहारी होते हैं, या फिर जो उन दोनों के क्या रहते हैं कि जो मांसाहारी है, ठीक है, कार्निवोरस मांसाहारी और हर्बीवोरस क्या होते हैं, शाकाहारी। कि जो हर्बीवोरस होते हैं उनमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है वो लंबी होती है एज कंपेयर टू किसके, कार्निवोरस के, ठीक है। जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो छोटी होती है, जबकि जो हर्बीवोरस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज बड़ा रहता है। तो पहले स्टेटमेंट सही है कि गलत है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि हर्बीवोरस में जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कार्निवोरस के। अब आगे क्या बोला हुआ है, रीजन क्या है इसका, फूड टेक्स मोर टाइम टू डाइजेस्ट इन कार्निवोरस। अब बोला हुआ है कि जो कार्निवोरस में जो भोजन पचने में ज्यादा टाइम लगता है। अब देखो यहां से आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज्यादा होगी, ज्यादा में ज्यादा टाइम लगेगा कि कम में ज्यादा टाइम लगेगा, तो हमें ऑब्वियसली पता है कि ज्यादा में जो जिसकी लेंथ ज्यादा होगी वहां पे खाने को ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अलग अलग पाथ के थ्रू जब फॉलो करता करता पहुंचेगा तो वहां पे ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसका मतलब है कि हर्बीवोरस में ज्यादा टाइम लगना चाहिए, क्योंकि इनमें स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कार्निवोरस के। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कि असर्शन तो सही है, असर्शन इज ट्रू, ठीक है, बट रीजन इज फॉल्स। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये भी ध्यान रखना है आपने कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है वो हमारे हर्बीवोरस में जो शाकाहारी होते हैं, ठीक है, उनमें ज्यादा होती है, जबकि मांसाहारी में छोटी होती है। देखो शाकाहारी में ज्यादा होने का रीजन ये भी हो सकता है कि जो शाकाहारी होते हैं जब वो कोई भी चीज खाते हैं, ठीक है, तो जब कोई भी चीज खाते हैं तो उनमें क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर नहीं पाती, तो वो सेल्यूलोज हमारी बॉडी में काम क्या करता है, रफेज की तरह काम करता है, कि रेक्टिव की तरह काम करता है, हमारी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन को रोकता है। हमारी बॉडी में जो वाटर की रिटेंशन है, वाटर को जो पकड़ के रखता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ाने में भी हेल्प करता है सेल्यूलोज, ठीक है। तो इसलिए हमें हरी फल सब्जी खानी चाहिए। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये डाइजेस्ट तो हो नहीं पाती पर घूमते घूमते ये दो चीजों में हेल्प कर देती है। तो इसलिए हमारी बॉडी में जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है वो ज्यादा होती है, जबकि कार्निवोरस में क्या होती है, लेंथ ये कम रहती है, ठीक है। सो होप सो आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो यहाँ पे आपसे क्या पूछा हुआ है, असर्शन में पूछा हुआ है कि जो हीमोग्लोबिन कंटेंट इज मोर इन द चिल्ड्रन देन इन द एडल्ट, ठीक है। जो हीमोग्लोबिन की क्या बोला है कि जो हीमोग्लोबिन ज्यादा रहता है, ठीक है, एज कंपेयर टू किसी बच्चे में, अगर बात करते हैं किसी बेसक से, ठीक है, बड़ों की तुलना से, अगर मैं अपनी बॉडी से किसी बच्चे की बॉडी को तुलना करता हूं तो बच्चों में हीमोग्लोबिन कंटेंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू किसी अडल्ट के। तो पहली असर्शन ये बोली हुई है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, असर्शन क्या है, ये बिल्कुल सही है। ये जो स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है कि जो हीमोग्लोबिन कंटेंट होता है वो बच्चों में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अडल्ट के। अब रीजन क्या है, क्योंकि बोलते हैं चिल्ड्रन में क्या होता है, हायर मेटाबॉलिक रेट एंड द ग्रोथ रेट देन द अडल्ट्स, ठीक है। क्योंकि देखो हमें बता रहे कि हमारी बॉडी में जो ग्रोथ है वो 21 या 20 तक मैक्सिमम ग्रोथ रहती है, उसके बाद हमारी बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है।
जबकि जो चिल्ड्रंस में है उनको ग्रोथ के लिए, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए उनको ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है किसकी, हीमोग्लोबिन की। तो ये रीजन है कि चिल्ड्रन में क्या होता है, ज्यादा मेटाबॉलिक रेट रहता है, ठीक है, उनमें जो वृद्धि दर है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू अडल्ट्स के, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो अब हमारे पास क्या है कि दोनों स्टेटमेंट ही सही है और जो असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट है, एंड द रीजन क्या है, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, असर्शन की, किसको एक्सप्लेन भी कर रहा है कि है क्यों ज्यादा, ठीक है। पहले में तो ये बोल दिया उन्होंने कि यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन क्या कंटेंट होता है वो चिल्ड्रन में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अडल्ट के, और दूसरे में उन्होंने उसका कारण भी बता दिया कि होता क्यों ज्यादा है, क्योंकि उनमें अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, अलग अलग उनकी ग्रोथ एक्टिविटीज चल रही होती है, जिसके लिए उनको हीमोग्लोबिन कंटेंट की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए इसकी स्टेटमेंट नंबर 1 इज द राइट आंसर, कि दोनों स्टेटमेंट सही है और जो पहली स्टेटमेंट है वो करेक्ट एक्सप्लेन, वो रीजन भी करेक्ट है जो स्टेटमेंट दी हुई है। अब बात करते हैं थोड़ा सा अमीबा के बारे में, क्योंकि यहां से भी कई बार क्वेश्चन आपसे पूछे गया है कि अमीबा से रिलेटेड अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो बोला है व्हाट इज द टेम्पररी प्रोजेक्शन मेड इन द अमीबा कोल्ड। अमीबा के अंदर ना एक टेम्पररी प्रोजेक्शन होती है जिसको हम फॉल्स फीट भी बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअल में तो पैर होते नहीं है, बट एक संरचना होती है जिसको चलने में हेल्प करती है, उसको क्या बोलते हैं, वॉकिंग लेग्स बोलते हैं, लिब्स बोलते हैं, स्यूडोपोडिया बोलते हैं, नन ऑफ द अबव। तो ये तो क्वेश्चन सबसे इजी है, किसको क्या बोलते हैं हम, स्यूडोपोडिया बोलते हैं, ठीक है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो अमीबा को क्या करती है, वो प्रोजेक्शन जिस साइड बढ़ेगी ना वो उस साइड वो अमीबा मूव करना शुरू कर देगा। जैसे कि अगर आपको ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रही होगी यहाँ पे इस फिगर में, तो यहाँ पे ये जिस तरफ मूव करना शुरू कर देगी अमीबा भी उस तरफ मूव करना शुरू कर देगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, फोल्स फीट भी बोलते हैं और स्यूडोपोडिया बोलते हैं। देखो यही काम करता है किसी भी चीज को इनगल्फ करने में। अब देखो इसको खाना पीने के लिए किसी कोई चीज की जरूरत पड़ेगी, तो ये क्या करेगा, ये स्यूडोपोडिया क्या करेगा, उस खाने के आसपास ये जो क्या होगा एक पैटर्न बना देगा, उसको घेर लेगा और घेरते घेरते उसको अपनी बॉडी में डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर मिला लेगा और बाद में अपनी बॉडी का एक पार्ट बना लेगा। इस तरह से बॉडी डाइजेस्ट करता है। देखो इसमें होते क्या क्या है, कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं अमीबा में, देखो तो इसको बोलते हैं स्यूडोपोडियस। तो यहाँ से यहाँ पे कोई फूड मटेरियल होगा तो ये ऐसे करता करता ये पहले एक गोल बना देगा और इसको अपने बॉडी के अंदर पार्ट बना लेगा। इसे फूड वैक्यूल्स भी होते हैं, ठीक है, और इसमें क्या रहता है, न्यूक्लियस भी होता है। तो अगर इसको पूछा जाए आपसे कि यूनिसेल्युलर होता है कि मल्टीसेल्युलर होता है, तो इसमें सिंगल एक ही सेल ऑर्गेनिज्म होती है, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। इनमें साइटोप्लाज्म भी होता है और इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन भी होती है, ठीक है, ऊपर की लेयर होती है जो इसके कंटेंट है अंदर के, वो बाहर का जो मटेरियल है उनसे बचा के रखती है, ठीक है, उनसे सेपरेट करके रखती है, ठीक है। और इसमें जो फिशन होता है, इसमें क्या होता है, फिशन की प्रोसेस होती है। बट कौन सा फिशन होता है इसमें, बाइनरी होता है कि मल्टीपल फिशन होता है, तो ये भी ध्यान रखना है कि इनमें कौन सा फिशन होता है, इनमें बाइनरी फिशन देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है कि एक जो अमीबा है वो टूट के अपने से दो सिमिलर अमीबा बना देगा, ठीक है, बिल्कुल सेम इसके जैसे होंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, बाइनरी फिशन बोलते हैं। बाई का मतलब ये होता है कि दो पार्ट्स में डिवाइड करना, और इसके जो फीट होते हैं स्यूडोपोड्स जिसको बोलते हैं, वो इसको चलने में हेल्प करते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बोला है व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज फॉलोड बाय द अमीबा, कि अमीबा में कौन से टाइप का न्यूट्रिशन होता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, सेप्टोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है, या ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। अब इसका आंसर देने से पहले अगर ये आपको चारों टर्म्स क्लियर हो जाती हैं, ठीक है, अगर ये चारों टर्म्स आपको क्लियर हो जाती है तो आप इसका आंसर बिल्कुल इजीली दे पाओगे। देखो ऑटोट्रोपिक सबसे इजी टर्म क्या समझनी है यहाँ पे, कि अगर ऑटोट्रोप्स कौन से होते हैं, देखो ऑटोट्रोप वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको अपना खाना बनाने के लिए किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता, जबकि अमीबा को तो अपने खाने बनाने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो यहाँ पे इसका ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन तो हो नहीं सकता, ठीक है, कि इनको न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरी बॉडी पे डिपेंड रहना पड़ता है। जबकि ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना खाना बनाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो डिपेंड नहीं करते। अब अलग अलग टर्म्स को समझ लेते हैं कि कौन सा न्यूट्रिशन क्या रहता है। सबसे पहले बात करते हैं सेप्टोट्रोपिक न्यूट्रिशन की। देखो सेप्टोट्रोप्स क्या होते हैं, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो गले सड़े, ठीक है, जो क्या होते हैं डेड और डिगेइंग, ठीक है, जो भी डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे अपना खाना लेते हैं, ठीक है, जो भी चीज मर जाएगी, ठीक है, या जो गली सड़ी चीजें होती हैं उनसे अपना खाना लेंगे, उनको क्या बोला जाता है, सेप्टोट्रोप्स बोला जाता है। ये इसको इस न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, सेप्टोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। सेप्टोट्रोप्स हमेशा याद रखना कि जो डेड और डिकेइंग मैटर है, ठीक है, या तो कोई चीज मर चुकी है या उसकी गलने सड़ने वाली है, वहां से जो अपना न्यूट्रिशन लेता है उसको क्या बोलते हैं, सेप्टोट्रोप्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या आते हैं, बैक्टीरिया भी आती है, फंगी भी आती है, ये अपना डाइजेस्ट कैसे करते हैं फूड को, एक्सटर्नली,
ठीक है, ये अपने खाने को बाहर ही पचा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास बॉडी में कोई एक्स्ट्रा पार्ट नहीं होता जो उसको डाइजेशन का काम करेगा, इसलिए ये अपनी जो खाना होगा उसको बाहर ही पचा लेते हैं बिफोर द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, ठीक है, अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने से पहले डाइजेशन ये बाहर ही कर लेंगे और बाद में डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या है, फंगाई इसके एग्जांपल है और ब्रेड मॉड्यूल्स इसके एग्जांपल है, बैक्टीरिया भी केस में आते हैं, ठीक है। तो याद रखना है आपने सेप्टोट्रोप्स के बारे में, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर अपना फीड करते हैं उनको बोलते हैं सेप्टोट्रोप्स। अगला इसी तरह से नाम होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अगर किसी ने पैरासाइट मूवी देखी हो, अगर पैरासाइट मूवी देखी हो तो आपने देखा होगा पैरासाइट क्या होता था, एक ब्लैक कलर का एक ऑर्गेनिज्म होता है जो किसी दूसरी बॉडी के ऊपर घुस के वहां से अपना खाना लेता है। तो पैरासाइट भी वही होता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन वही होता है कि ऐसे जो न्यूट्रिशन कहां से लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, ठीक है। तो वो उसकी बॉडी के ऊपर बैठ जाएंगे और उस बॉडी से थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिशन लेते रहेंगे। तो ये जो पैरासाइट है ये ऑब्टेन करते हैं न्यूट्रिशन लिविंग से और ऑन द बॉडी ऑफ द होस्ट, कोई लिविंग बॉडी होगी या किसी होस्ट की बॉडी बैठ जाएंगे, वहां से न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देंगे। एग्जाम्पल क्या है इसका, कसकटा, अमरबेल इसकी एग्जाम्पल है, टैप बॉम्ब। अमरबेल अगर आपने देखी होगी, वो बेल होती है, बड़े बड़े प्लांट्स, बड़े बड़े पेड़ लगे होते हैं, उनमें बेल लटकी होती है। तो जो बेल होती है वो खाना कहां से ले रही है, उस बड़े पेड़ से ले रही है। तो उसके तरह इस तरह के न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं हम, पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो होप्सो आपको ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है और पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है ये टर्म समझ आ चुकी होंगी। अब बात करते हैं हम होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में। देखो होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म की जो कैसे फीड करते हैं, बाय इंजेस्टिंग सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, कि जैसे हम क्या करते हैं, कुछ चीजों को खाते हैं, सॉलिड चीजों को खाते हैं, ये थोड़ी कि हमारी बॉडी के अंदर हम ऐसी चीज खाते हैं डायरेक्ट पच जाती हैं। हम क्या करते हैं, कोई सॉलिड चीज को खाएंगे, वो अलग अलग प्रोसेस के थ्रू जाएगी और हमारी बॉडी के अंदर पच जाएगी, उसको बोलते हैं हम होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कैसे फीड करते हैं, किसी सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर को खाके और उसके बाद उसको डाइजेस्ट करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं इनटू अपनी बॉडी में, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल क्या है, ह्यूमन बीइंग्स हो गए और एनिमल्स हो गए, ठीक है। तो ये सारे तीन तरह के न्यूट्रिशन से। अब इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर देना था कि जो अमीबा होता है उसमें किस तरह का न्यूट्रिशन होता है। अब ये क्या किसी दूसरी बॉडी से लेके आता है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। सेप्टोट्रोप्स होता है, डेड डिके से तो नहीं लेता, तो ये कौन सा होता है, इसके अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखो अलग अलग टर्म्स को क्लियर करना है और उसके बाद आंसर देने हैं। फिर देखो आपको आंसर देना बहुत इजी लगेगा, अदरवाइज अगर आपने सीधा डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर दिया तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि आंसर क्या होगा, ठीक है। बट अगर आपने टर्म्स एक्सप्लेन कर ली, ठीक है, उसको रिलेट कर लिया अलग अलग चीजों के साथ, तो आपको आंसर करना उन चीजों का काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। गिव एन एग्जांपल ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच फॉलोज सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द अमीबा, ठीक है। क्या बोला हुआ है कि एग्जाम्पल बताइए हमें किसी एक ऑर्गेनिज्म की जो जिस तरह का न्यूट्रिशन अमीबा लेता है, ठीक है, उसी तरह का न्यूट्रिशन इनमें देखा जाता है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएंगे, वर्टिब्रेट्स हो जाएंगे, फंजाई हो जाएगी, टैप बॉम्ब्स हो जाएंगे या फिर कैस्केटा प्लांट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे आंसर देना है कि जो जिस तरह का न्यूट्रिशन, ठीक है, जिस तरह का न्यूट्रिशन जो अमीबा लेता है उसी तरह का न्यूट्रिशन इन सभी में देखा जाता है, उसकी एग्जांपल मेरे को बतानी है। अभी मैंने आपको एग्जांपल बताई है, अब इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में सारे बताएंगे, क्योंकि मैंने सभी को क्लियर कर दिया है पीछे कि कौन से तरह का न्यूट्रिशन अमीबा लेता है, और मैंने उसके नीचे एग्जांपल भी लिखी हुई थी हमने कि कौन से होते हैं वो, ठीक है। ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन है जैसे अमीबा लेता है वैसे ही वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो आपने ध्यान देना है इनमें से क्या वो फंगस है, क्या वो टैप बॉम्ब है, क्या वो अमरबेल है, क्या वो वर्टिब्रेट्स है। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में सारे करेंगे तब मैं उसका आंसर बताऊंगा, अदरवाइज आपको यार सभी को क्लियर हो चुका होगा यहां इसका आंसर क्या होना चाहिए। बात करते हैं 10th क्वेश्चन के बारे में, जो लास्ट क्वेश्चन है आज का। बोला है रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच, ठीक है। रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है, देखो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में कभी कंफ्यूज ना होना कि रेस्पिरेशन देखो अलग प्रोसेस होती है, ब्रीदिंग थोड़ी सी अलग प्रोसेस होती है। ब्रीदिंग फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। क्या हो रहा है ब्रीदिंग में, हम क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं। बट हमारे पास जो रेस्पिरेशन है वहां पे हो क्या रहा है, वो केमिकल प्रोसेस है। हो क्या रहा है, हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन किसके साथ मिलती है, हमारे फूड पार्टिकल के साथ, और उससे हमें या फिर हमारे ग्लूकोज के साथ, हमारी बॉडी में ग्लूकोज होता है, वहां से ऑक्सीजन मिलती है और हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। और जो एनर्जी मिलती है वो क्या होता है, एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू मिलती है। तो इसका मतलब रेस्पिरेशन क्या है, केमिकल प्रोसेस है। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि यहाँ पे इस प्रोसेस में होता क्या है, एनर्जी इज रिलीज्ड एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, कि एनर्जी एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है, एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एडीपी, और एनर्जी इज नॉट रिलीज्ड एट ऑल, और एनर्जी इज यूज्ड अप।
तो देखो ये भी काफी इजी क्वेश्चन था कि यहाँ पे क्या बोला, रेस्पिरेशन किसकी प्रोसेस होती है जहां पे जो एनर्जी रिलीज होती है एंड किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाती है, वो एटीपी की फॉर्म में। एटीपी क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखो अब एडीपी की फॉर्म में भी होती है, आंसर तो इसका क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा। बट अगर एडीपी की फॉर्म में आप से पूछा जाए, अब देखो जो हमारी बॉडी को जितनी एनर्जी चाहिए हमारी बॉडी ने ले ली, वो एटीपी की फॉर्म में ले ली। देखो बाद में जब वो एटीपी है वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, एडीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, एडीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, एटीपी। उसके बाद जब हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, एकदम तो हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी नहीं, जब एक बार एनर्जी की जरूरत पड़ी थी तो एटीपी के थ्रू हमारी एनर्जी की जरूरत पूरी होगी। पर बाद में जो एनर्जी स्टोर होगी, अब उसके बाद जब हमें फिर से जब कभी बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो जो एडीपी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हुई होगी ना, वो क्या करेगा, यहाँ पे एक फॉस्फेट यहाँ पे अटैक करेगा, फॉस्फेट यहाँ पे अटैक करेगा और ये फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, तो यहां से फिर से एटीपी बन जाएगा वो एडीपी और हमें हमारी बॉडी को एनर्जी मिल जाएगी। बस इतना ध्यान रखना कि जो एटीपी होता है इसको एनर्जी कंसिव सेल बोलते हैं। ये हमारी बॉडी में जब इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत पड़ती है उस टाइम पे तो एनर्जी पूरी कर देगा, बट जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, वो एडीपी बन जाता है। और जब एडीपी से हमें फिर से बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो यहां पर एक फॉस्फेट यहाँ रिएक्ट करता है, इस पे रिएक्ट करेगा एक फॉस्फेट, क्योंकि पी फॉस्फेट होता है, फॉस्फोरस होता है, तो फॉस्फेट यहाँ पे अटैक करेगा और एटीपी को फिर से कन्वर्ट कर देगा एटीपी में, और जिस बॉडी पार्ट को एनर्जी की जरूरत होगी तो वहां पे वो एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने। सो ये थे हमारे आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन। हो सकता है कि आपको यहाँ पे सारा जो भी कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। अगर देखो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, और जो नए आए हैं हमारे चैनल पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह से जो आपको वीडियोस है लगातार हर रोज 6:30 बजे वीडियोस मिलती रहेंगी। तो 6:30 बजे सभी ने उठना है, एक डिसिप्लिन बनाना है। 6:30 बजे उठने का मतलब यही है कि आपने अपनी जो डिसिप्लिन, अपना जो एक सिस्टम है उसको रेगुलेट करना है। ठीक है, पूरे एक सिस्टम के अकॉर्डिंग सारे काम करने हैं। तो अगर सुबह 6:30 बजे उठने की अगर आप आदत बना लेते हो तो वो अब आदत आपके साथ लॉन्ग लाइफ तक चलती रहेगी। देखो सुबह उठने के बेनिफिट भी अच्छे होते हैं। ठीक है, अच्छा मौसम होता है, शोर शराबा नहीं होता। ठीक है, तो उस टाइम पे जो हमारी कैपेबिलिटी होती है किसी चीज को गेन करने की और फ्रेश माइंड रहता है तो वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए सभी 6:30 बजे उठना और रिप्लाई करना कि 6:30 बजे किसने क्लास लगाई है। रोज 6:30 बजे क्लास लगती है, क्लास को ज्वाइन जरूर करना, और जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं उनके आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना। और मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।